जी, नेक्स्ट हम लोग कार्सिनोमा इसोफेगस डिस्कस करेंगे। तो यार ये ना बड़ा ही खतरनाक कैंसर है। इसकी वजह पता है क्या है? देखो यार, एक है कॉमन। सबसे पहला मसला आ गया कि कॉमन है। दूसरा मसला ये है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइमरी एसोफेजियल कैंसर होते हैं ना, वो मैलिग्नेंट होते हैं। दूसरा बड़ा मसला। और तीसरा जो सबसे अहम और सबसे बड़ा मसला है वो ये कि ये डायग्नोज लेट होता है। इसके सिम्टम्स पहले अपेयर होते नहीं है। जब अपेयर होते हैं तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। और आपको पता है हमारे इलाकों में स्क्रीनिंग तो होती नहीं है। इवन कि जिन इलाकों में स्क्रीनिंग हो भी ना, उनमें भी बड़ा ये खतरनाक कैंसर समझा जाता है। क्योंकि जब तक ये डायग्नोज होता है तब तक बात कहाँ की कहाँ चली गई होती है। तो इस वजह से ना ये एक बहुत खतरनाक कैंसर है। अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइप्स क्या है। आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि जो इसोफेजियल कैंसर है इसमें दो टाइप्स हैं। जो अपर टू थर्ड में कॉमन है वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और जो लोअर वन थर्ड में है वो है अपने पास एडिनोकार्सिनोमा। ऐसे ही है। अब इसके हम लोग रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया कि कहाँ का क्या कॉमन है। उसके अलावा इन चीज़ों को देखने की इतना खास जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके आगे रिस्पेक्ट है। जो एडिनोकार्सिनोमा है ना, एडिनोकार्सिनोमा नाम से जाहिर है कि मतलब एक ग्लैंडुलर है। एडिनोकार्सिनोमा है तो हमें पता है कि जो अपने पास इसोफेगस होती है वो तो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है उसके ऊपर। तो ये एडिनोकार्सिनोमा कहाँ से राइज कर गया? एडिनोकार्सिनोमा राइज किया क्योंकि लोअर वन थर्ड में पहले इसकी इस तरह होगा कि बंदे को गर्ड चलता होगा। सही है। पहले बंदे को गर्ड होगा, गर्ड से उसको वहाँ बेयर्ड इसोफेगस डेवलप होगी। और बेयर्ड इसोफेगस क्योंकि वहाँ वो कॉलमनर सेल्स होते हैं तो वो एडिनोकार्सिनोमा में फिर कन्वर्ट होंगे। तो ये इसकी जो हिस्ट्री ऐसे चलती है। तो इसका मतलब जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सबसे खतरनाक रिस्क फैक्टर है वो है बेयर्ड इसोफेगस। उसके अलावा कुछ स्मोकिंग और कुछ मोटा होना, मोटापा, उसका भी इसके साथ ताल्लुक है। गर्ड तो बेयर्ड इसोफेगस करवाएगा ना, तो ये भी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है इस ये कब होता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है आपको जो मैंने बताया अपर टू थर्ड में। ऐसे ही है। तो इसका जो ताल्लुक है ना वो ज्यादा वेर एंड टेयर के साथ। मतलब ज्यादा जब वेर एंड टेयर होगा ना इसोफेगस का, तब वो उधर मतलब ज्यादा वेर एंड टेयर की वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। अब वो क्या चीजें जो वेर एंड टेयर ज्यादा करवा सकती हैं उसमें आप देखो, कितना स्मोकिंग करेगा। तो स्मोकिंग तो वैसे ही कई चीज़ों का रिस्क रखता है, उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं। अल्कोहल इनटेक, अल्कोहल भी इस जगह को इरिटेट करेगी। इसी तरह हॉट बेवरेजेस लेना, ठीक है, हॉट बेवरेजेस का बहुत ज़्यादा हॉट बेवरेजेस का इस्तेमाल करना वो भी इस जगह को इरिटेट करता है, यहाँ ज़्यादा वेर एंड टेयर काज करवाते हैं। और लेट्स सपोज किसी बंदे को स्टिक्चर है। अगर एक बंदा है उसको ना हम लोग बात करें कि यार यहाँ करके स्टिक्चर है, स्टिक्चर है तो जो खुराक है वो यहाँ के फंसेगी। जब खुराक यहाँ के फंसेगी तो वो इधर इधर ज्यादा देर रहेगी। और एज अ रिजल्ट वो इस एरिया को इसकी इसोफेगस की इरिटेशन काज कराएगी, वहाँ का वेर एंड टेयर काज कराएगी। सेम गोज फॉर एक्लेजिया। अगर एक बंदा है उसको लॉन्ग स्टैंडिंग एक्लेजिया है तो उसमें भी यही है कि जो खुराक है वो पीछे फंसेगी। उसके रुकने की वजह से वहां ज्यादा वेर एंड टेयर होगा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। एक टाइलोसिस बीमारी होती है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें क्या होता है, जो अपनी सोल और पाम है, आपको पता है यहाँ कैरेटनाइज्ड नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम होते हैं, लेकिन हाइपर कैरेटोसिस हो जाए अगर पाम्स और सोल्स की ना, पाम्स और सोल्स की हाइपर कैरेटोसिस हो जाए तो उसमें क्या होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। जो स्किन होती है ना पाम और सोल्स की, वो अपने पास कौन से होते हैं? थिक कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है। ठीक है। लेकिन वो मजीद उसकी अपर थिकनिंग हो जाती है। हाइपर कैरेटोसिस होती है तो उसमें फिर वो ये इस बीमारी में, तो इसकी एसोसिएशन हमने देखी है कि मसल कार्सिनोमा के साथ। तो बेसिक बेसिक और दूसरा नाइट्रोसामीन डाइट। नाइट्रोसामीन्स कहाँ से आते हैं? ये होते हैं स्मोक्ड मीट से। स्मोक्ड मीट, स्मोक्ड मीट कौन सा होता है कि आपने, हम लोग ना जिस तरह अचार को प्रिजर्व करते हैं, उसके अचार डालते हैं तो उसकी मीट को प्रिजर्व करने की एक टेक्निक है कि उसको ना आप ड्राई कर लेते हो। उसको ना स्मोक के अंदर रख के आप उसको ड्राई कर लेते हो। उसे कहते हैं स्मोक मीट। सही है। तो उसके बाद उसको वैसे मतलब जापान वगैरह में ये चीज़ ज़्यादा चलती है। तो एक तो जायका भी आता है स्मोकी सा, तो खाने खाते भी हैं। और अगर प्रिजर्व भी इस तरह थोड़ा सा आप कर सकते हो इसे, तो वो उसका इस्तेमाल करने से ना, तो मैंने देखा जो नाइट्रोजामीन्स होते हैं ना वो उसके मसल कार्सिनोमा काज करवाते हैं। तो ये कुछ एसोसिएशंस हैं। प्रेजेंटेशन कैसे होगी यार? प्रेजेंटेशन आप हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, मोस्टली अपने बाबा जी होते हैं, ओल्ड एज होते हैं। तो वो आते हैं, वो बताते हैं कि उनको ना खाने पीने में दुश्वारी है, खाना उससे निगला नीचे नहीं जाता, फंस जाता है छाती में जाके।
तो उसमें वो यूँ कहेंगे कि लेट्स सपोज़ उनको कहेंगे कि पहले मुझे बड़े अरसे से ये बीमारी है और मुझे पहले होता था कि मैं पानी पहले वो रोटी फँसती थी, रोटी खाने में मसला होता था, लेकिन मैं दलिया वग़ैरह या कोई ऐसी ना नरम चीज़ करके खाऊँ, जूस वग़ैरह, पानी वग़ैरह, उनमें मसला नहीं होता था, वो निकल जाती थी। लेकिन जो बुड़की थी मेरे वो मुँह में जाके गले में जाके ना इधर अपना जहाँ भी इनका मसला होगा उस हिसाब से वहाँ जाके फँस जाती थी। तो मुझे थोड़ी-सी मसला भी होता था, मैं इसलिए खा नहीं पाता था। अब ये हो रहा है कि मुझसे पानी भी नहीं पिया जाता, पानी पीता हूँ ना तो या तो उल्टी आ जाती है या वहीं फँस जाता है, इस तरह की स्टोरी थी एक्चुअली में। तो रीज़न आपको समझ आ रहे हैं कि जो इसोफिगस है अगर वहाँ कोई मास जो है पहुँच चुकी जगह वहाँ ब्लॉकेज हो जाएगी। तो पहले तो था कि पानी चलो बह के निकल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर जो फूड है वो भी नहीं वो पानी भी नहीं गुज़र पाएगा, फूड तो चलो शुरू से तंग होगी। तो ये उसको इनको प्रेज़ेंटेशन होती है, रेट्रोस्टेनल डिस्कम्फर्ट भी इनको हो सकता है, वही खुराक के फँसने की वजह से। ये तो है कि इसोफिगस को इन्वॉल्व करे, लेकिन आपको पता है कि इसोफिगस के साथ ये ट्यूमर निकल के बाहर भी जाएगा। बाहर जाके अगर लेंजियल नर्व्स को इन्वॉल्व कर ले, नेक के एरिया में हो और वहाँ जाके रिकरेंट लेंजियल नर्व्स को इन्वॉल्व कर ले, तो आपको पता है वो होर्सनेस के साथ आवाज़ बैठ जाएगी, मतलब ना ऐसे हेलो क्या मेरी इस तरह बोलेगा वो, उसकी आवाज़ बैठी होगी। इसे कहते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस। उसके अलावा वेट लॉस और एनीमिया तमाम कैंसर्स में होते हैं। और अगर वो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के अंदर चला जाएगा, तो वहाँ इरिटेशन कॉज़ करेगा। आपको पता है जब भी ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री में इरिटेशन होती है तो कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होते हैं ना उसको सफाई के लिए, तो कफिंग इनको होगी। अगर उसकी ट्रेकियोब्रोंकियल को ज़्यादा बंद कर देगा, रास्ता कमज़ोर सा कर देगा, तो सीटियों की आवाज़ आएगी, स्ट्राइडर आएगा, ठीक है? उसके अलावा चोकिंग भी हो सकती है, अगर ज़्यादा ही बंद कर देगा तो साँस आना मुश्किल हो जाएगा, तो चोकिंग हो जाएगी। और ये निकल-निकल के नीचे जाके एस्पिरेशन निमोनिया भी कॉज़ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये सिम्पटम्स भी आ सकती हैं आपको। अब इन्वेस्टिगेशन क्या कराएँगे? यार इन्वेस्टिगेशन जो आपकी इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है ना डायग्नोसिस बनाने के लिए। अब हमें पता है आप माशाल्लाह खुद को सबको पता है कि हम लोग अभी कुछ डिस्कस करके आए हैं कि एक्लेज़िया भी एक बीमारी है, उसके अलावा स्टिक्चर एक बीमारी है, एपिफिशियल वेब्स हो सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि डिस्फेजिया कैंसर ही करवा रहा है। हाँ, नो डाउट ओल्ड एज में है पेशेंट आपको अ सिम्पटम्स लग रहे हैं, आप सस्पेक्ट करोगे, लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ है कि नहीं, तो उसके लिए आप एंडोस्कोपी करोगे। एंडोस्कोपी करोगे, वहाँ जाके आप देखोगे कि उसको सैंपल लोगे वहाँ से, ठीक है? उसको विजुअलाइज़ेशन भी करोगे और उधर सैंपलिंग भी करोगे, फिर उसको टेस्ट करोगे, अगर उधर आपको कैंसर डायग्नोस होता है, तभी आप उसे डायग्नोस करोगे ना, यही टेक्निक पॉसिबल है, और कोई तरीका है पॉसिबल? नहीं ना, तो इसी वजह से ये फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है, एक बात। नहीं तो अगर अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप सिंपल GERD के साथ पेशेंट आते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको कोई अलार्मिंग फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि डिस्फेजिया, खाना फँसना, फँस-फँस के गुज़रना, ठीक है? खाने का फँसना, खाने में दुश्वारी, निगलने में दुश्वारी, ये डिस्फेजिया के सिम्पटम्स मिल रहे हैं उसको, या फिर आपको अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया मिल रहा है, मैंने बताया था। ज़्यादा एज है, 55 साल, 4 साल से ज़्यादा एज है, 5 सालों से GERD चल रहा है। उसके अलावा मैंने आपको कुछ और भी बताए थे, जिस तरह के ब्लीडिंग, मैंने मलीना बताया था कि अगर खून आ रहा है, तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपको सस्पिशन देते हैं कि यार इसको कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे में आपने GERD की फर्स्ट लाइन आपने इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको क्या बताई थी? उस केस में भी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन एंडोस्कोपी ही है, ठीक है? क्योंकि इसको अगर आपने कैंसर एसोफेजियल कैंसर को डायग्नोस कर लिया टाइमली, अब तो टाइमली फिर भी टाइमली नहीं होगा, अगर सिम्पटम्स आ रहे हैं ना, मतलब बात कहीं और चली जा चुकी है। लेकिन फिर भी आप चलो कुछ ना कुछ इंटरवेंशन शायद कर लो। अच्छा। फिर हमने कहना है कि ये आपने एक दफ़ा ना आपने डायग्नोसिस बना लिया, हाँ जी भाई कि ये है इसोफेजियल कार्सिनोमा। अब अपने पहुँच देखना है कि भाई ये कहाँ तक पहुँचा है। आया कि ये डिसेक्टिबल है, आया कि ये इसको हम कीमो पहले देंगे, फिर सर्जरी करेंगे, या फिर मुमकिन ही नहीं है, इसको पैलिएटिवली लेके चलना है, तो वो सब कुछ हम देखते हैं। उसके लिए अपने पास सबसे पहले आता है सीटी स्कैन, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस। ये आप बहुत दफ़ा करोगे। जब भी आपने किसी ट्यूमर का मेटास्टेसिस देखना हो ना कि वो कहाँ-कहाँ तक फैल गया है बॉडी में, तो उसके लिए आप सीटी करवाते हो पूरी बॉडी का, चेस्ट भी, एब्डोमेन भी, पेल्विस भी। उसमें आपको भी पता चलता है कि कहाँ-कहाँ से एरियाज़ इन्वॉल्व हुए हैं। दूसरा है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, या जो लोकल एक्सटेंट देखना हो ना, लोकल एक्सटेंट,
लोकल एक्सटेंट, उसके लिए हम लोग एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये सिंपल सी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। देखो आपके पास इसोफेगस है, तो आपने ऊपर से ना एंडोस्कोप डाली, जिससे आप नॉर्मली डालते हो। लेकिन नॉर्मली एंडोस्कोप से हम डाल के क्या करते हैं, हम इस तरह विजुअलाइज करते हैं, इधर-इधर ऐसे ना देखते जाते हैं, नीचे तक जाते हैं, ऐसे ही करते हैं। लेकिन एक और टेक्नीक हमने इस्तेमाल की, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के बजाय हम लोग इसको सिर्फ सिंपल विजुअल ल्यूमेन को देखें ना, हम लोगों ने क्या किया कि एक इसके आगे ना एक अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा दिया, आप समझ लो कि अब प्रोब हमने लगा दिया इसके साथ अल्ट्रासाउंड। तो अब वो क्या करेगा कि वो इसको अ, ऐसे इनकी डेप्थ तक हमें अल्ट्रासाउंड करके देगा उसकी वाल का। इसकी तस्वीरें मैं पहले दिखा चुका हूँ। तो उसमें ये है कि ये ना पूरी वाल, दोनों तरफ वाल से हम लोग देखते जाएंगे, पूरा अल्ट्रासाउंड करते जाएंगे। और उसके अंदर हम लोग देखेंगे, लेट्स सपोज अगर किसी किसी को यहाँ ट्यूमर हुआ ना, तो हम लोग ना सिर्फ ट्यूमर को देखेंगे, बल्कि उसका कहाँ तक वो जा रहा है, कि कितनी वाल से कहाँ तक डीपली गया हुआ है, हम ये भी देख पाएंगे। तो जो लोकल एक्सटेंट है ना, कहाँ तक वाल के अंदर कितना गया हुआ है, उसको देखने के लिए इसोफिजियल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे हम लोग। आई समझ? क्या देखने के लिए? लोकल, आप कह लो एक्सटेंट इन द वाल, कि वाल के अंदर कितना घुसा हुआ है, डेप्थ कितनी है इसकी, उसको देखने के लिए। और 80% इसकी एक्यूरेसी है। सही है? तो कह रहा है कि पेनिट्रेशन, जो वाल पेनिट्रेशन है, उसकी डेप्थ है, उसके लिए ये फायदेमंद है। आगे चलें तो अगला अपने पास आता है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी हम लोग तब करेंगे कि अगर आपको सस्पिशन हो कि ये ट्रैकिया या ब्रोंकाई में तो नहीं गया, तो उसको देखने के लिए ठीक है, ये भी कर सकते हैं, इतना कोई। अच्छा, लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी भी आप तब कर सकते हो कि अगर आपने पेरिटोनियम देखनी हो, कि पेरिटोनियल डिजीज तो नहीं है, वहां मेट्स तो नहीं गए पेरिटोनियम में, तो आप उसमें लेप्रोस्कोपी के लिए भी देख सकते हो। लेकिन ये इतना कोई लाइक कॉमन नहीं है कि आप देखो ना, पहले ही आप स्टेजिंग के लिए अगर बहुत जरूरी है तो आप कर लो। लेकिन ये भी एक तरह से ऑपरेशन ही है, सिर्फ स्टेजिंग करने के लिए आप उसको लेप्रोस्कोपी कर ही बैठे हो। लेकिन ये हम लोग परफॉर्म करते हैं बाज़ केसेज़ में। फिर अपने पास आ गया पेट स्कैन, पोस्टीरियर एमिशन टोमोग्राफी। पेट स्कैन, ये क्या वैसे ना, पेट सीटी यूज़ होता है, जो मैंने पेट सीटी, ये क्या चीज़ है पेट सीटी? पेट स्कैन क्या है? पहले तो पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, इसमें आप एक रेडियो आइसोटोप एक बंदे को उसे इंजेक्ट करते हो, और जहाँ-जहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना, ये वहाँ हमें नज़र आता है। मतलब कि जिस तरह आप वो थायरॉइड स्कैन नहीं करते, उसी तरह ये वाली टेक्नीक है। तो इसमें क्या होगा, लेट्स सपोज ये बंदा है और इसको आपने ना वो चीज़ आईवी इसको दे दी है। अब ये चली जाएगी तमाम सेल्स में, और जहाँ-जहाँ जो सेल्स ज़्यादा एक्टिव होंगे, जिस तरह के कैंसर सेल्स, वो इसको ज़्यादा अपटेक करेंगे, और वो वहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब आप ना कोई इसका स्कैन करोगे, उस रेडियोआइसोटोप को डिटेक्ट करने का ना बॉडी में स्कैन करोगे, तो उसमें आपको क्या होगा कि जहाँ-जहाँ इसकी डिपोज़िशन होगी ज़्यादा, लेट्स सपोज हमें इसोफिगल कैंसर में हमें यहाँ नज़र आएगा ज़्यादा, क्योंकि वो तो इसोफिगस में इन्वॉल्व होगी। और लेट्स सपोज लिवर के एरिया में नज़र आ रहा है, या आपको यहाँ चेस्ट में फैला हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ यहाँ ये मेटास्टेसिस हो गई है। इसकी इमेजेस मैं पहले दिखा चुका हूँ, आपने तो गूगल गूगल कर लेनी है। पेट सीटी ये है कि आपने पेट स्कैन किया, पेट किया उस हाथ में, फिर सीटी इसके ऊपर इसकी सीटी भी किया, तो उससे आपको सीटी में ज़्यादा चीज़ें नज़र आ जाती है। तो ये इसे कहते हैं पेट सीटी, दोनों को मिला के एक तरह से टेक्नीक है। अच्छा, ये आपने करनी होती है। और इसलिए आपको इससे जो स्प्रेड है ना, पेट्स खुद आप बता सकते हो, जो पेट स्कैन है, इससे स्प्रेड आपको मिलेगा कि कहाँ-कहाँ फैला हुआ है, और ज़्यादा बेहतर टेक्नीक है ये एज़ कम्पेयर टू सिंपल सीटी। ठीक है? ये ज़्यादा आपको अच्छा बता सकती है। फिर हमारे पास आ जाता है अ, अच्छा, ये वही चीज़ है जिसने सारे गामा स्कैन रेज़ हम डाल के देखते हैं, सारा वो उसने बता दिया। अब हमने करनी है स्टेजिंग। यार स्टेजिंग वैसे तो इसकी थोड़ी-सी है मुश्किल, लेकिन मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँ ना, तो आप मुझे लेयर्स बताओ पहले तो। लेयर्स क्या-क्या होती हैं? उसकी हिस्ट्री में हमने पढ़ी थी। पहले आती है म्यूकोज़ा, ऐसे ही है, और फिर अपने पास आती है सब म्यूकोज़ा, फिर आती है अपने पास मस्कुलरिस प्रोप्रिया, और लास्टली हमारे पास आती है सीरोज़ा एडवेंटिशिया। इसको अलग लेयर से कर लेते हैं। लेट्स सपोज सीरोज़ा एडवेंटिशिया आ गई, और इनको बस हम नाम लिख देते हैं कि ये अपने पास आ गई म्यूकोज़ा, ये आ गई अपने पास सब म्यूकोज़ा, ये आ गई मस्कुलरिस प्रोप्रिया, ये मस्कुलर लेयर है सारी। तो ये हमारे पास लेयर्स आ गई इसोफेगस की। तो हम लोगों ने टीएनएम स्टेजिंग पढ़नी है, तो टीएनएम स्टेजिंग में आपको पता है जो टी होता है वो क्या बताता है कि लोकल एक्सटेंट कितना फैला हुआ है, ऐसे ही है। तो उसकी बेसिस पे T1 T2 वो हमने डिस्कस करना है, T1 T2 T3 T4 डिस्कस करना है। बहुत ही सिंपल है। T1 क्या है? देखो, T1 ये है कि मिकोजा या सब मिकोजा के अंदर तक है, ये है T1। T2 क्या है कि वो मस्कुलरिस प्रोप्रिया में चला गया। T2 T3 क्या है कि उसने अपने पास ये जो एडवेंटिशिया है ना, उसको इन्वॉल्व कर लिया, या सिरोजा, एडवेंटिशिया सिरोजा, तो उसको इन्वॉल्व कर लिया। T4 क्या है कि वो जो
साइड वाले जो अपने पास कोई ऑर्गन है ना, लेट्स सपोज यहाँ ट्रैकिया है को, तो हम लोग लेट्स सपोज ये ट्रैकिया जा रहा था तो ट्रैकिया को इन्वॉल्व कर दिया, ये T4 है, कोई मसला, सिंपल सिंपल सा। अच्छा, फिर अपने पास आ जाती है N1 N2 N0 N1, बहुत सिंपल कर दिया उसने। N10 ये है कि नहीं इन्वॉल्व कोई भी, N1 है कि रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, मेटास्टेसिस भी यही है 0, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अब हम करते हैं इसकी मैनेजमेंट, इसकी TNM स्टेजिंग के बेसिस पे। यार ये जो बुक में लिखी है वो थोड़ी सी अलग है, मैंने जो तैयार की है ना, उस स्केची से तैयार की थी, स्केची में जो उसने समझाया है वो मुझे ज़्यादा मुनासिब लगी। वो भाई पहली बात तो ये करता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करते हैं ना, उस पे आप उनको कर ही नहीं सकते मैनेज, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इतना लेट स्टेज पे आता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देनी होती है पैलिएटिव मैनेजमेंट। पैलिएटिव मैनेजमेंट देनी होती है। पैलिएटिव मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होती है, कि जिसमें बस आप ना इंसान की जिंदगी को आरामदेह करो जिस तरह मुमकिन है। आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते बकायदा, लेकिन आप ये है कि अगर उसको खाने पीने में मसला है तो आप उसको स्टंट डाल दो, उसका रास्ता खोल दो, इस तरह की चीजें ना वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्या क्या कर सकते हैं। पैलिएटिव मैनेजमेंट ये होती है बस कि आपने सुकून देना होता है, दर्द है तो उसको दर्द की दवाइयां दो, और इस तरह बस अलामती सिम्टम्स को रिलीव करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने पैलिएटिव मैनेजमेंट करनी होती है। इसलिए ना इसी वजह से इसकी इतनी डिटेल में समझने की जरूरत भी नहीं है, कि पेशेंट आते ही मोस्टली में इस तरह है, हमने करना है जब ये है तो इतना रट्टा मार के बैठे हो, और वो इतनी डिटेल में पूछ भी नहीं रहा होता हमसे। मैंने जो याद किया स्केच के हिसाब से वो है T2M0N0। अगर तो स्टेज है ये वाली T2M0N0 क्या है, ये T2 का क्या मतलब है कि मस्कुलरिस प्रोप्रिया तक है बात, एडवेंटिशिया भी इन्वॉल्व नहीं हुई, ऐसे ही है। और उसके अलावा ना ही, सॉरी यहाँ M0 आते हैं, फिर M0 आते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ना एक लिम्फ नोड है ना, अगर तो बात है पहुंची यहाँ तक। अब इससे है पहले कम T2M0N0, या तो इससे लो स्टेज है या इससे हाई स्टेज है। ऐसी कहती है कि भाई अगर तो है इससे लो स्टेज, तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट सर्जरी करनी है। डायरेक्ट सर्जरी करनी है, सर्जरी मतलब इसोफेजेक्टमी करते हैं। इसोफेगस जितनी इन्वॉल्व हुई होती है ना उसको निकाल देते हैं, बल्कि उसके साथ वाला 5 सेंटीमीटर जो साफ एरिया होता है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ, मतलब 2-2 इंच, 2 इंच ऊपर वाला सही एरिया, नीचे वाला 2 इंच सही एरिया, वो दो भी साथ निकाल देते हैं। तो आपने करनी है डायरेक्ट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है सर्जरी कर दो। अगर है इससे ज्यादा T2N0M0 से है ज्यादा, तब आपने क्या करना है, तब आप पहले न्यू एडजुवेंट कीमो दो, फिर सर्जरी कर दो। न्यू एडजुवेंट कीमो क्या होती है, कि सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी देना, सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी देना, इसका कहते हैं न्यू एडजुवेंट, और फिर सर्जरी करना, ये आप टेक्निक यूज कर सकते हो। और अगर अपने पास है T2N0M0 स्टेज यही है, तब इसमें बहुत वेज से जा सकते हो, कि मतलब या तो डायरेक्ट सर्जरी कर दो, या पहले कीमो दे लो फिर सर्जरी कर दो। लेकिन ये जो चीज़ है ये कंट्रोवर्शियल है, कि मतलब कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, दोनों ही कर सकते हो इन शॉर्ट। ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये उन केसेस में है कि जब आप कर सकते हो सर्जरी, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपका पहले ही आपका जो है ना किसी भी एरिया को इन्वॉल्व कर चुके हैं लोकली, अगर किसी भी एरिया को इन्वॉल्व कर चुका है ट्यूमर के, लेट्स सपोज वो ट्रैकिया कुछ में चला गया है, ब्रोंकाई में चला गया है, वो लंग्स में चला गया है, ठीक है, किसी भी लोकली एरिया को भी इन्वॉल्व कर लिया, मेट्स तो ना हो दूर की बात है ना, लेकिन किसी लोकली एरिया को भी इन्वॉल्व कर लिया ना, तब भी जो सर्जरी है ना वो कंट्राइंडिकेटेड है, सर्जरी तब कंट्राइंडिकेटेड है। इन शॉर्ट आसान अल्फाज में बताऊं, कि अगर आप सर्जरी करके पूरा जो ट्यूमर है वो नहीं निकाल सकते, तो सर्जरी कंट्राइंडिकेटेड है। आई समझ बात। तो लेकिन अगर हाँ आपने देखा कि नहीं इतना नहीं भी, लोकली भी इतना नहीं फैला, या फिर इस तरह आप अभी ऑपरेशन कर सकते हो, तो उसमें तब ये रूल अप्लाई होगा, कि आपने देखना है कि वो T2N0M0 है, उससे ज्यादा है या उससे कम है। यहाँ तक समझाई बात की। अच्छा, और बाकी हम लोगों ने देखना है कि जो लेकिन ये भी अपने याद रखना है, जो सर्वाइकल और जो अपर 1/3 होता है ना, ये बाकी एक्स्ट्रा बात है थोड़ी। अभी हम चलते हैं बुक की तरफ, उसके हिसाब से जो मैं लगा के देख लेते हैं। देखो, इसने ना एक और चीज ऐड की है, कहते हैं कि अगर तो बिल्कुल ही लोकली है, जैसा कि हाई ग्रेड जब डिस्प्लेजिया ही है अभी उधर, तो उसको आप एंडोस्कोपी के लिए भी निकाल सकते हो, म्यूकोजा रिसेक्शन करके। और अगर वो T4 है, तो आपने पैलिएटिवली ट्रीटमेंट करना है, मतलब आपने कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं करना, और बाकी उसने बीच में अपने हिसाब से लिखा है, आपने ये याद करना तो ये कर लो, ये तो जो मैंने बताया वो भी ठीक है।
अब हमारे पास आ गया इसमें उसने यही बात की कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पेशेंट इस हालत में आता है कि आप ट्रीटमेंट आप उसे दे नहीं सकते, आपने पैलिएटिव देनी पड़ती है। और ये वाली बात मैं आपको बताने लगा था एंड पे कि अगर प्रोक्सिमल 1/3 का इसोफेगस इन्वॉल्व हो ना, मतलब वो नेक वाली इन्वॉल्व हो जाती है और इस एरिया पे ना आपको अगर स्टेजिंग सर्जरी करना बड़ा मुश्किल है, एसोफेक्टमी करना बड़ा मुश्किल है। और अगर थोड़ा-सा फैला हो तो आपको लेरेंक्स-वेरेंक्स वगैरह भी निकालनी पड़ सकती है। तो ऐसे केसेज़ में ना हम लोग आप ज़्यादातर ओनली कीमो रेडिएशन पे चलते हो। कीमो दे देते हो, साथ में रेडिएशन देते हो, मारते हो, तो इस पे आप कोशिश करते हो चलो। क्योंकि सर्जरी करोगे, नेक पे सर्जरी करना बड़ा ही रिस्की चीज़ है। उसकी बड़ी हाई मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी है। अच्छा, अब अपने पास आ गया और दूसरा वो कहते हैं पेशेंट अनफिट है सर्जरी के लिए तभी आप कीमो रेडियो दे सकते हो। कंट्रा इंडिकेशंस क्या है बाकी आपने खुद पढ़नी है, मैं आपको ये इस पे ज़रा फोकस करें। Is esophageectomy should not be performed when R0 resection is not possible. What is R0 resection? R0 resection यही है कि आप मुकम्मल तौर पे ट्यूमर को निकाल दो कि उसका माइक्रोस्कोपिकली भी वो ना रहे, तो उसे कहते हैं R0 रिसेक्शन। अब देखो इसने बताया R0 क्या होती है कि जिसमें आप मुकम्मल तौर पे निकाल दो, माइक्रोस्कोपिकली भी नजर ना आए आपको ट्यूमर। R1 ये है कि आपने ग्रोसली जो नजर आ रहा था वो तो निकाल दिया, देखने में आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन करवाओगे तो उस पे आपको मिले ट्यूमर्स या फिर ठीक है, मतलब इतना आपने मार्जिन क्लियर नहीं किया कि वो बिल्कुल ही फ्री पता हो कि हाँ अब रहा ही नहीं है ट्यूमर। R2 क्या है कि आपको ग्रोसली भी नज़र आ रहा है कि हाँ मैंने आपने मतलब अब सिर्फ़ आपने पैलिएटिवली मैनेज किया कि वो पूरी इसमें इसोफेगस का रास्ता बंद किया हुआ था। आपने खुद बस थोड़ा-सा काट दिया कि रास्ता बन जाए, आपने खुद ट्यूमर को छोड़ दिया अंदर, जो नज़र भी आ रहा है उसको भी छोड़ दिया। तो उसे कहेंगे R2 रिसेक्शन। तो उसने हमें क्या बताया कि इस सर्जरी या फिर इसोफेजेक्टमी शुड नॉट बी परफॉर्म्ड अगर आप R0 रिसेक्शन नहीं कर सकते। तो यहीं से आपको समझ आ जाएगा कि कितनी की इम्पोर्टेंस है हमारी स्टेजिंग की। अच्छा, फिर अपने पास आ गया इसोफिजेक्टमी। इसोफिजेक्टमी में आपको मैंने बताया कि 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ फ्री मार्जिन आपने छोड़ना होता है। उसके 3 टेक्निक्स हैं जो हमने पढ़नी है। सबसे पहले अपने पास आ जाती है आइवर लुईस प्रोसीजर। दूसरा है इनको मैं बल्कि इधर से डिस्कस करते हैं हम लोग कि लेट्स सपोज हमारे पास ये कैसा बन जाए, चलो लेट्स सपोज यार ये सपोज हमारे पास 3 बंदे हैं, 3 पेशेंट्स हैं। हम तीनों पे अलग-अलग टेक्निक्स करेंगे। पहला अपने पास आ जाती है आइवर लुईस प्रोसीजर। बल्कि पहले हम करते हैं ट्रांस हियाटल रिसेक्शन। ट्रांस हियाटल रिसेक्शन क्या होती है? जी जी, तो ट्रांस हियाटल रिसेक्शन में क्या करते हैं कि नाम पहले याद रखें, ट्रांस हियाटल रिसेक्शन मतलब हियाटस हियाटस जो डायफ्राम है इधर, उसे ट्रांस हियाटल रिसेक्शन, वहां से रिसेक्शन। तो इसमें ना 2 काम करते हैं, एक हम लोग इधर पेट में इंसिजन देते हैं, दूसरा हम नेक पे इंसिजन देते हैं ट्रांस हियाटल रिसेक्शन में। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इधर से ना यहाँ से काट देंगे इसोफिगस को, नेक से इंसिजन करके इसोफिगस को पूरी को बाहर निकाल देंगे, यहाँ से खींच के ना इसोफिगस को बाहर निकाल देंगे। और ये जो स्टमक है ना, स्टमक को एज अ कंडुइट बना देंगे, स्टमक को ऐसे इसोफिगस की जगह स्टमक को खींच के ना लंबा चौड़ा करके, इसके तरीके होते हैं, तो स्टमक को इसोफिगस बना के लगा देंगे। ये टेक्निक है। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या है? इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि आपने देखो जो जो आपने एनास्टोमोसिस बनेगा ना आपका एंड पे, वो कहाँ बनेगा? नेक के लेवल पे बनेगा। एनास्टोमोसिस जो बनेगा वो यहाँ बनेगा नेक के लेवल पे। ऐसे ही है? तो ये इसका फ़ायदा है। इस अब अगली डिस्कस करते हैं। अगली हमारे पास आ जाती है आइवर लुईस। आइवर लुईस में क्या है? अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या है? एक फ़ायदा इसका ये है कि आपने एक तो नेक पे एनास्टोमोसिस बनेगा, दूसरा ये है पूरी एसोफेगस बाहर निकाल सकते हो, पूरी को रिसेक्ट कर सकते हो, ये इसका फ़ायदा है। दूसरा है कि आइवर लुईस। आइवर लुईस में आप क्या करते हो कि आप एक इंसिजन देते हो थोरैक्स में और एक देते हो एब्डोमेन में। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आप जो नीचे वाली एसोफेगस है ना, उसको आप निकाल सकते हो और जो थोरैक्स में जो आप इंसिजन दिया थोरैकोटमी की है, उसमें आप ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना यहाँ फैले हुए, उनको भी आप अच्छे से निकाल सकते हो। सही है? तो आई विल लुईस का फ़ायदा क्या है कि आप तो जो लिम्फ नोड्स है वो अच्छे से निकाल सकते हो और नुकसान क्या है कि आप पूरी इसोफेगस को नहीं बाहर निकाल सकते। ठीक है? पूरी इसोफेगस जो है ऊपर वाली को नहीं, आप उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। तीसरा नुकसान ये है कि आप जो इधर अपने पास एनास्टोमोसिस बनेगा वो भी थोरैक्स में बनेगा। जो आप एंड पे जो एनास्टोमोसिस बनाओगे ना इसोफेगस को ऊपर खींच स्टमक को ऊपर खींच के,
वो आप बनाओगे थोरेक्स के अंदर। इन बातों को याद रखना, मैं इनको समझाऊँगा इनके मतलब क्यों इसमें इससे नुकसान क्यों कह रहा हूँ, थोरेक्स में बना क्यों नुकसान है। और लास्टली है मैक्न्यू। मैक्न्यू या इसको ना ट्रिपल इंसियन एसोफेजेक्टमी भी कहते हैं, ट्रिपल इंसियन एसोफेजेक्टमी भी कहते हैं। अब इसमें होता है क्या? आप देखो इसमें हम ना 3 जगह पे इंसियंस देंगे, नेक में भी देंगे, थोरेक्स में भी देंगे और एब्डोमेन में भी देंगे। आप देखो इसका फ़ायदा हमें ये मिल रहा था कि इसोफिगस आप पूरी निकाल पा रहे थे, नुकसान ये हो रहा था कि आप जो थोरैसिक लिम्फ नोड्स हैं उनकी अच्छे से सफाई नहीं कर पा रहे थे। एक और फ़ायदा हमें ये हो रहा था कि आपका जो एनास्मोसिस था वो नेक पे बन रहा था। सही है? बल्कि आपको अभी बता देता हूँ कि नेक में एनास्मोसिस बनने का क्या फ़ायदा है। देखो यार अगर नेक पे एनास्मोसिस बनेगा ना, इसकी ना बड़ी कॉम्प्लिकेशन है एसोफेजेक्टमी की कि एनास्टोमोटिक लीक हो जाता है। जो हमने एनास्मोसिस बनाया होता है ना वो लीक कर जाता है, वहाँ से फ्लूइड वगैरह बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर वो एनास्मोसिस होगा नेक के लेवल पे, तो उसको बड़ा मतलब हम लोग कदरे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उसमें हम बस ड्रेन वगैरह डाल देते हैं तो वो निकलता रहता है जो भी आ रहा होता है। तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगर थोरैक्स में आपने एसोफेजेक्टमी किया और आपका एनास्मोसिस यहाँ पे है और अब अगर आपने यहाँ लीक कर जाए, तो थोरैसिक जो लीकेज होता है ये बहुत खतरनाक है। इसके लिए आपके पास यही है कि आप उसको ओपन करो और उसमें जो भी आपने उसको मैनेज करना है। और इशूज़ेक्टमी हुई है, पहले ही आपने दोबारा उसको ओपन करना है, ये बहुत ही रिस्की प्रोसीजर है। और अगर थोरैसिक लीकेज हो जाए तो वैसे भी वो बड़े वाइटल ऑर्गन्स पड़े हैं, तो उनको इन्वॉल्व करते हैं। मेडनेस करा सकते हैं, शॉक करा सकते हैं, सेप्सिस हो सकती है, डेथ हो सकती है। आई समझ? तो लेकिन आइवन लुइस का फ़ायदा ये मिल रहा था हमें कि हम लोग जो लिम्फ नोड से थोरैक्स को बड़े अच्छे से निकाल पा रहे थे। अच्छे से रिसेक्शन कर पा रहे थे लिम्फ नोड्स की, थोरैसिक लिम्फ नोड्स की। है ना? तो इन दोनों के फ़ायदे को मिलाने के लिए एक तीसरी है मैकन्यू, ट्रिपल इंसियन एसोफेजेक्टमी। उसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग नेक में भी देते हैं इंसियन, थोरैक्स में भी देते हैं और पेट में भी देते हैं। जो नेक में देते हैं इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें 2 फ़ायदे इससे उठा लेंगे कि एक तो पूरी एसोफेगस निकाल पाएँगे और दूसरा ये कि जो एनास्मोसिस बनेगा वो नेक में बनेगा। और थोरैसिक का भी फ़ायदा इस्तेमाल करेंगे कि अच्छे से हम लोग लिम्फ नोड्स की सेक्शन कर पाएँगे थोरैक्स में। तो इसलिए मैकन्यू में दोनों टेक्नीक इस्तेमाल करके हमने यूज़ किया है। ये देखो आइवर लुईस में आपको क्या बताया था, आइवर लुईस में आपको बताया था कि थोरैक्स में आप इंसिजन दोगे और दूसरा आप दोगे पेट में। तो मतलब पेट में दोगे मिडलाइन इंसिजन, दूसरा आप दोगे थोरैक्स में, राइट थोरैकोटॉमी करोगे। तो इस ये आप प्रोसीजर करोगे। इसमें आप देखो ये इस तरह उन्होंने ना जो ये रेड वाला एरिया ये इसोफिगस ये वाला ये रेड एरिया उसने निकाल दिया और जो स्टमक था हमारे पास, स्टमक को ही खींच के इसोफिगस बना दिया जिस तरह की यहाँ उन्होंने की है। ये है आइवर इसे आइवर लुईस ने लिखा हुआ है तो इसमें आइवर ये आ गई आपके पास टेक्निक। फिर दूसरी आपको ट्रांस हाइएटल बताई थी जिसमें आप एक इंसिजन देते हो अपना पेट में मिड लाइन देते हो, दूसरा आप नेक पे देते हो और फिर आप पूरी इसोफिगस को ना इसमें से निकाल सकते हो। लेकिन इसका नुकसान आपको मैंने ये बताया था कि आप लिम्फ लिम्फ एडेनेक्टमी एडुकेटली नहीं कर सकते थोरैक्स की। और फ़ायदा ये आपको बताया था कि आपको पूरी एसोफेगस निकाल सकते हो, सर्वाइकल एनास्मोसिस बनता है और तीसरा फ़ायदा इन्होंने एक और लिख दिया कि आपको थोरैक्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है ना? मतलब थोरैक्स को इन्वॉल्व करना भी ज़रा खतरनाक चीज़ है ना? तो ये आ गया ट्रांसहियाटल। अब तीसरा आ गया मैकन्यू। 3 स्टेज है एसोफेजेक्टमी, इसको ट्रिपल इंसियन एसोफेजेक्टमी भी कहते हैं, जिसमें आप तीनों जगह पे इंसियन देते हो। नेक में भी, थोरैक्स में भी और पेट में भी और तीनों और दोनों ऑपरेशंस का फ़ायदा उठाते हो। फिर नेक्स्ट वो हमें बताता है कि ये जितने भी प्रोसीजर्स हमने डिस्कस किए ना, ये सारे लैप्रोस्कोपिकली भी हो सकते हैं और वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी के थ्रू भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इस ऑब्जेक्टिमी की? सबसे जो मैंने पहले आपको कॉम्प्लिकेशन डिस्कस किए थे, उसी पे चलते हैं, लीकेज ऑफ एनास्टोमोसिस। ऐसे ही है, मैं 40% केसेज़ तक ये प्रेज़ेंट कर सकते हैं और ये बड़ा खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। अगर सर्वाइकल एनास्टोमोसिस हो तब तो इतना मसला नहीं है, आपने सिर्फ ड्रेन डालनी होती है। अगर थोरैसिक हो तो बहुत ज़्यादा मसला है, उसको बाद में मेडियास्टिनिटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है और डेथ हो सकती है। अच्छा, फिर अपने पास आ गया अब हमने कोलैटरल डैमेज को डिस्कस करना है। देखो आप जब एसोफेजेक्टमी करोगे, इतना बड़ा ऑपरेशन करोगे तो बाकी जो कोलैटरल जो एरिया साइडों में मौजूद है उनको डैमेज हो सकते हैं। तो जिसको डैमेज होगा उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन आ सकती है, जिस तरह की पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। अगर आपने लंग्स को या प्लूरा को डैमेज कर दिया तो उसी हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। अगर रिकरेंट फेरेंजियल नर्व को डैमेज कर दिया आपने तो होर्सनेस आ सकती है। अगर आपने थोरैसिक डक्ट को डैमेज कर दिया जो कि लिम्फ लेके जा रही होती है, तब काइलोथोरैक्स और काइलोपेरिटोनियम हो सकते हैं। काइलोथोरैक्स ये है कि मतलब आपको ना पेशेंट में प्लूरल एफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी। आपने इसेक्टोमी की और पेशेंट को क्या होना शुरू होगी? प्लूरल एफ्यूजन होना शुरू होगी कि एक तरफ से पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। आप जब उसका सैंपल लोगे ना तो वो ना मिल्की व्हाइट आएगा। वो एक्चुअली में ना काई काई में
काइल है, वो काइल मतलब ये जो लिम्फ होता है ना, वो लिम्फ एक्चुअली इसके अंदर ना टैग ज्यादा होते हैं। आपको पता है जो लिम्फ है वो फिर लिपिड्स की मूवमेंट भी करवाता है हमारा इंटेस्टाइन से। तो इसमें लिम्फ होता है, आप उसके टैग्स करवाओ ना वो 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा टैग की वैल्यू होगी उस फ्लूइड के अंदर। तो इन श्योर आपको पता चल जाएगा कि यार ये लिम्फ आ है और हम लोगों ने ना थोरेसिक डक्ट को डैमेज कर दिया है। तो ऐसे में बस आपने मैनेज तो यही करना होता है कि आप ड्रेन वगैरह डाल देते हो और उसको निकालते हो। अगर उससे भी ठीक ना हो फिर बाद में आपको ना थोरेसिक डक्ट को ऑपरेशन करके बांधना भी पड़ सकता है। अच्छा, एओर्टा को डैमेज कर दिया तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, लेकिन ये तो ऑन द स्पॉट ही पता चल जाएगी आपको। वुंड कॉम्प्लिकेशंस वही हो सकती हैं, इन्फेक्शन वगैरह हो गया या फिर बंद ना हुआ वुंड। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, आपने हार्ट को कर दिया, फिर डायफ्रामेटिक हर्निएशन हो सकती है अगर आपने उसको पंक्चर कर दिया या कोई ऐसा मसला कर दिया। बाकी उसने मैनेजमेंट में मजीद रेडियोथेरेपी ऐड किया है। रेडियोथेरेपी का मैंने आपको बताया कि ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बाज़ का हम इसको ऑपरेशन से पहले यूज कर लेते हैं अगर उसका साइज छोटा करना है ट्यूमर का, या बाज़ एरियाज में, जैसा कि मैं आपको बताया नेक के एरिया में अगर कैंसर है तो उसको आप मोस्टली एस्ट्रोजेक्टमी कर ही नहीं सकते, ज़्यादा बड़ा रिस्की ऑपरेशन है। तो उसमें आप रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के थ्रू चल लेते हो। या फिर इसको ना एज़ पैलिएटिव मैनेजमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं कि एक पेशेंट है, आपने उसको पैलिएटिव मैनेजमेंट चलानी है तो सर्जरी तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रेडियो और कीमो दे सकते हो तो आप इन पे उसे चला सकते हो। तो कुछ बेसिक बेसिक सी बातें। कीमो का भी आपको मैंने बता दिया कि इसको कहाँ आपने न्यू एडजुवेंट के तौर पे यूज़ करना है, कहाँ इसको आपने बाद में यूज़ करना है। ठीक है? अच्छा, कीमो के जो एजेंट्स होते हैं वो 2 हैं, सिस्प्लाटिन और 5-फ्लोरोयूरासिल। ये 2 एजेंट्स हम यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी में। और बाकी प्रोग्नोसिस बुरा है। जितना जैसे-जैसे स्टेज ज़्यादा होती रहती है, प्रोग्नोसिस आप देख रहे हो एट द एंड कहाँ 0.3%। तो मतलब अगर मेट्स आए हुए हैं ना एक बंदे के अंदर तो 100 बंदों में से 3 बंदे बचने का चांस है। इतना ज़्यादा पुअर प्रोग्नोसिस है इसका। पैलिएटिव ट्रीटमेंट हमने डिस्कस कर ली कि मोस्ट ऑफ द केसेज़ में हमारे पास पेशेंट पहुँचते तब है जब हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तब हम पैलिएटिव प्रोसीजर्स करते हैं। पैलिएटिव प्रोसीजर्स में बस यही होता है कि आपने उसको जो साइन सिम्पटम्स आ रहे हैं उनको रिलीव करवाना है। उसमें एक प्रोसेस है इंट्यूबेशन, बल्कि इसको अब हम बदल देंगे स्टेंट प्लेसमेंट से। स्टेंट प्लेसमेंट कह लो या फिर आप इसको कह लो कि अ, स्टेंट प्लेसमेंट ही कह लो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप मल्टीपल तरीके हैं। देखो, आप या तो उस बंदे को ये ट्यूमर था, आपने उसको ऐसे स्टेंट एक्सपेंडेबल स्टेंट आते हैं कि आप उसके अंदर है ना एंडोस्कोपिकली पहले जाते हो और वहां जाके फिर उसको स्टेंट को फैला देते हो। जिस तरह हम लोग कोरोनरी एंजियोप्लास्टी नहीं करते, कुछ उसी तरह का प्रोसीजर हम लोग इस फिगर्स में भी परफॉर्म करते हैं। और उसके अलावा पहले आप ना कुछ यूज करते थे, ट्यूब्स यूज करते थे स्टेंट की बजाय ना, ट्यूब्स प्लेस करते होते थे हम लोग। लेकिन वो ट्यूब ये थी कि वो तो एक्सपेंडेबल तो नहीं होती थी ना, तो आप ज़्यादा अच्छी ल्यूमनी हासिल कर पाते थे। तो लेकिन अब ये एक्सपेंडेबल स्टैंड्स आ गए हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे हैं इन चीज़ों के लिए। अच्छा, इसके अलावा आपने ये है कि आप लेज़र थेरेपी कर सकते हो कि लेट्स सपोज़ आपने स्टेंट डाला था लेकिन अब उसके अंदर भी ट्यूमर आके ग्रो कर गया है, तो आप उसके लेज़र के साथ उसकी सफाई कर सकते हो। दूसरा, वैसे भी आप लेज़र के थ्रू ना इसके इस एरिया की कुछ बेसिक बेसिक सी सफाई सी कर सकते हो लेज़र के साथ। या फिर आप अल्कोहल इंजेक्शन या बीम आर्गन बीम प्लाज्मा कोगुलेशन उसके साथ इनके साथ भी सेम चीज़ हासिल कर सकते हो। और रेडियोथेरेपी भी यही है कि अगर आपने डिस्पेजिया को रिलीव करना है, ट्यूमर का साइज छोटा करना है, उसके लिए आप कर सकते हो। अगर मेटास्टेसिस हो गया बोन्स में, तब भी आप रेडियोथेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी के लिए